नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज अपनी जो यहाँ पे चर्चा हम करने वाले हैं वो भारत के राष्ट्रपति को लेके करेंगे। और राष्ट्रपति वाले टॉपिक में मैंने ऐसे बहुत सारे सवाल जो है इसमें इंक्लूड किए हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न भी इसमें शामिल हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए भी हैं। तो अपने लिए सारे ही बढ़िया रहेंगे क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें राष्ट्रपति का टॉपिक है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला हमारा जो सवाल रहेगा कि भारत के वे राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपतियों में से किसका नाम जो है वो सबसे आगे है। तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, नीलम संजीव रेड्डी या एन संजीव रेड्डी भी लिखा हुआ आ सकता है। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है वो भारत के निर्विरोध हुए राष्ट्रपतियों में से एक माने जाते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 है हमारा कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है। सर्वोच्च सेनापति की अगर हम बात करें भारत का, तो भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा, राष्ट्रपति। चलिए सवाल नंबर 3 है हमारा कि संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका जो होती है उसका मुखिया कौन होता है। यानी संसदीय प्रणाली है, इसमें जो कार्यपालिका होती है इसका मुखिया कौन होता है। तो इसका मुखिया जो होता है वो होता है, देखो, नाम मात्र की शक्तियां रखने वाला होता है। और राष्ट्रपति वो होता है जिसको सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां मिली हुई हैं, समझ शक्तियां वो नहीं रखता है, अधिकांश शक्तियां भी नहीं रखता है, प्रधानमंत्री से अधिक शक्तियां भी वो नहीं रखते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य को आपको छांटना है। जो चीज़ यहाँ पे गलत है कि चुनाव से संबंधित विवाद जो है वो सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं। सही भी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, ये गलत है, ये वाला सही था। और सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं और मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते। तो यहाँ पे सभी विधायकों के जो है सांसदों का मत मूल्य समान होगा, लेकिन सभी जो विधायक हैं उनका मत मूल्य समान नहीं हो सकता। अलग अलग विधान क्षेत्रों के हिसाब से जो है विधानसभाओं का अलग अलग मत मूल्य उनका रहता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देगा तो वो देगा सिर्फ उपराष्ट्रपति को। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए छठवां सवाल है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन चुनते हैं। तो यहाँ पे सवाल सही रहेगा, इसका जो आंसर है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहेंगे और राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो है इनका मनोनयन जो है चुनाव होता है भारत के राष्ट्रपति का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग जो है वो किस आधार पर लगाया जा सकता है। महाअभियोग लगाना है, कौन से आधार पर लगाएंगे। सत्यापित कदाचार के खिलाफ है, संविधान का अतिक्रमण है या भ्रष्टाचार। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। संविधान का अतिक्रमण अगर कहीं होता है तो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए सवाल नंबर 8 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद आपको बताना है, तो अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 61 जो है उसके आधार पे जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। चलिए अगला सवाल है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है अपना त्यागपत्र किसे देता है। देखो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति वो होता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है। अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसकी जांच जो वो किसके द्वारा की जाती है। चारों ऑप्शन आपको बढ़िया से पढ़ने हैं, और भी इससे संबंधित सवाल आएंगे, लेकिन वहां पर इसका सही उत्तर ही आपको देना है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा उच्चतम न्यायालय जो है वो करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच। चलिए सवाल नंबर 11 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर लागू करना है तो वो होगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी हमारा जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हमारा सवाल नंबर 12 जो रहेगा कि राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है, राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य करता है, तो वो कितने समय के लिए करता है। 4 ऑप्शन आप सबके सामने, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा। अधिकतम वो 6 माह की अवधि के लिए जो है राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। चलिए हमारा यहाँ पर 13वां नंबर का जो सवाल है कि भारत के अटॉर्नी जनरल यानी जिसको आप महान्यायवादी कहते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है वो की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में
जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा, यानी राष्ट्रपति भी नहीं रहे और उपराष्ट्रपति नहीं हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति का जो पदभार है वो कौन संभालेगा? तो वो संभालेगा भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो वहां पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। सवाल नंबर 15 है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव करना है तो वहां पे आपको किस पद्धति को काम में लेना पड़ेगा? तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था जो है वो वहां पे काम में आती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है कि यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने तक नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं हो पाता है तो यहाँ पे 4 कंडीशंस हैं आपके सामने। इनमें जो सही होगी कंडीशन वो ये है कि राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। अगर कार्यकाल समाप्त होने पर भी नए राष्ट्रपति का चुनाव में अगर देरी होती है तो वहां पर जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक वह पुराने वाला राष्ट्रपति ही काम चलाता रहेगा। चलिए सवाल नंबर 17 है कि किस राष्ट्रपति के चुनाव में अंतरात्मा के आधार पर मत देने की बात कही गई थी? अंतरात्मा के आधार पर जो मत देने की बात कही गई थी वो वीवी गिरी के चुनाव में कही गई थी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। किसी भी राज्य का अगर राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। सवाल नंबर 19 है कि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति, तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति जो है वो कितनी भी बार जो है वो पुनर्निर्वाचित हो सकता है। 2 बार का ही भी यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता, ये भी कोई प्रावधान नहीं है। और केवल 3 बार ही चुना जा सकता है, ये भी कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन कितनी ही बार वो पुनर्निर्वाचित जो है वो हो सकता है। सवाल नंबर 20 है कि देश के किस राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती की गई थी? दूसरा ऑप्शन उसमें चुना गया था, तो वो कौन था? द्वितीय वरीयता जिसके चुनाव में हुई थी वो हुई थी वीवी गिरी के चुनाव में। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। कौन मतदान इनमें से नहीं कर सकता? लोकसभा के मनोनीत सदस्य है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य है, विधान परिषद के सदस्य है या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी चुनाव में भाग नहीं ले सकते, राज्यसभा वाले भी नहीं ले सकते और विधान परिषदों के सदस्य भी नहीं ले सकते। सवाल नंबर 22 है हमारा कि भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा? तो यहाँ पे भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा है? लंबा कार्यकाल की बात यहाँ पे की गई है, तो वो रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। सबसे लंबा कार्यकाल यहाँ पे पूछा है, तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 है कि भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किसके समतुल्य मानी गई है? कौन से देश के राष्ट्रपति या जो भी है किसके समान उसको माना गया है? तो वो है ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। ब्रिटेन की जो महारानी है उसके समक्ष माना गया है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर हमारा 24 है कि आपातकाल की घोषणा से संबंधित 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था राष्ट्रपति से निम्नानुसार कार्य करने की अपेक्षा रखता है। 44वें संविधान संशोधन की बात की गई है, राष्ट्रपति से क्या कार्य करने की अपेक्षा उसमें रखी गई है? तो वो रखी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल की वो सलाह के आधार पर काम करेगा। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें बात रखी गई है। सवाल नंबर 25 है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। राष्ट्रपति के जो विरुद्ध है महाअभियोग कौन से संसद में जो है वो रखा जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में ही जो है महाअभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 है कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। भाई धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करना है या नहीं करना है, इसकी अनुमति कौन देता है? इसकी अनुमति देता है भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा यह काम संपन्न कराया जाता है? तो ये करवाया जाता है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 28 है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट भेजने पर उस राज्य में राष्ट्रपति क्या करेगा? क्या करे भाई? 4 ऑप्शन है। सही उत्तर जो रहेगा इसका कि राष्ट्रपति शासन वो लागू करेगा, लेकिन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वो काम करेगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है राज्यपाल ने जैसे ही विफलता की रिपोर्ट उनको सौंपी तुरंत वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू कर देते हैं।
चलिए 29वें नंबर का सवाल है कि भारत में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल यानी इमरजेंसी निम्न में से कब लागू किया गया था। इमरजेंसी लागू भारत में जो है वो की गई थी 26 जून 1975 को। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वें नंबर का सवाल है कि अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वो किससे है। तो अनुच्छेद 3 का संबंध अभी भी हमने बात की थी कि राज्यों में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो वो किसके अनुसार लगेगा, अनुच्छेद 356 के अनुसार ही लगेगा। सवाल नंबर 31 है कि अनुच्छेद 360 का जो संबंध है वो किससे है। तो 360 का जो संबंध है वो है वित्तीय आपातकाल से। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। चलिए सवाल नंबर 32 है कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी, और जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करने का जो काम है वो करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 33 देखिएगा कि भारत की तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति है वो कौन होता है। तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। चलिए सवाल नंबर 34 है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है। तो आहूत करने का जो काम है वो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 35 है कि संसद के दोनों सदनों का अगर सत्रावसान करना है, सत्र की अगर मतलब समापन करना है तो वो कौन करता है। तो वो भी कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 36 है कि यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राष्ट्रपति को पहले किसको प्रधानमंत्री बनने का अवसर देना चाहिए। किसको भाई वो सबसे पहले बुलाएगा, तो वो कौन होगा, तो वो होगा सदन में सबसे बड़े दल का जो नेता होगा उसको राष्ट्रपति जो है वो इन्वाइट करता है। और यहाँ पे 3 ऑप्शन और हैं, चुनाव के बाद बनने वाले गठबंधन के नेता को भी वो नहीं बुलाएगा, पहले की तो बात ही नहीं है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 37वें नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को तो प्राप्त है लेकिन राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ऐसी कौन सी शक्तियां भाई, तो आपातकाल भी राष्ट्रपति के ही अधीन है। सैनिक की बात करें तो वो भी राष्ट्रपति के अधीन है। और राजनीतिक जो शक्तियां हैं वो भी राष्ट्रपति के पास ही है, राज्यपाल के पास कोई भी शक्ति नहीं है। तो उपयुक्त तीनों ऐसी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के पास है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है। सवाल नंबर 38 है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो दोनों जो सदस्य होते हैं वो कौन से वर्ग से होते हैं, तो कौन से वर्ग से होंगे, वो होंगे एंग्लो इंडियन समुदाय के, वो होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही रहेगा। चलिए 39वें नंबर का सवाल है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश निम्न में से कौन सी अवधि तक मान्य होगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, कौन सी अवधि तक वो मान्य रहेगा, तो वो रहेगा संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक जो है वो जारी रहेगा। चलिए सवाल नंबर 40 है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 में प्रदत्त अपने अधिकारों का किसी राज्य के बारे में प्रयोग करने पर, देखो राष्ट्रपति संविधान में क्या करेगा, 356 में जो उनको शक्तियां प्राप्त हैं अपने अधिकार का किसी राज्य के बारे में प्रयोग करने पर, देखो क्या होगा, राज्य सूची के जो विषय होंगे उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास चला जाएगा, वो संसद के पास चला जाएगा। सवाल नंबर 41 है कि भारत का राष्ट्रपति अपनी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है। निषेधाधिकार शक्ति का उसे प्रयोग करना है तो वो कर सकता है, केवल साधारण विधेयक वो ऐसा कर सकता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। मंत्री परिषद ने कोई सलाह दी, राष्ट्रपति को सलाह दी, और उस सलाह की जांच जो है वो कौन करेगा, तो वो देखो कोई भी नहीं करेगा। ये सलाह जो होगी वो जांच के दायरे में नहीं आती है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 43 है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति की है। तो ये राष्ट्रपति का क्या है भाई, तो ये राष्ट्रपति की शक्ति मानी जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संसद के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचक एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, और इस निर्वाचक गण में कौन कौन शामिल होंगे, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन गण में शामिल कौन है, संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, बाकी कोई भी इसमें शामिल नहीं होता है। 45वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत करके तानाशाह बन सकता है। ये बात किसने कही है, ये कही है एलन ग्लेडहिल ने ये बात कही है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 46 है कि भारत के राष्ट्रपति का पद
शासकीय प्रणालियों में किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है, नहीं आया है इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। आदेशात्मक व गणतंत्रीय जो प्रणालियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति के पद की शासकीय प्रणालियों के सहयोग को चरितार्थ नहीं करती है, बाकी तीनों करती हैं। संसदीय भी हो सकती है, गणतंत्रीय भी है, गणतंत्रीय और लोकतंत्रीय भी है, संघीय और संसदीय भी है, लेकिन अध्यक्षात्मक की बात यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा क्या किया जाता है? जब उसके द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है तब उसके खिलाफ जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। सवाल नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? सुरक्षा कपाट किसने कहा है? सुरक्षा कपाट कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 356वें अनुच्छेद को। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 49 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये शायद सवाल पहले भी आ चुका है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अनुच्छेद 61 के अनुसार जो है वो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला सवाल है कि भारत के ऐसे राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला हो और राष्ट्रपति बनने से पहले ही वो पुरस्कार मिल चुका हो, उस राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। तो वो राष्ट्रपति कौन है? वो है डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। दो ऐसे राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिला और उसके बाद में वे राष्ट्रपति बने। तो दो ऐसे हमारे राष्ट्रपति भी हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन भी हैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं। तो आज हमने यहाँ पे लगभग 50 प्रश्नों की बात की है। राष्ट्रपति के टॉपिक से हमने ये प्रश्न लिए हैं। सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और आज का हमारा वीडियो कैसा लगा है, क्वेश्चन कैसे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।